Hello and welcome back to MechZone. Previously we have started off with the chapter on welding and उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग के बारे में पढ़ा था कि वेल्डिंग कौन कौन से टाइप्स की हो सकती हैं, वेल्डिंग क्या है, उसमें हीट और प्रेशर का एप्लीकेशन कब होगा, फिलर मटेरियल क्या है और फ्लक्स क्या है, ये सब हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ लिया था. फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स वी शैल बी स्टार्टिंग विद अनदर इम्पॉर्टेंट वेल्डिंग प्रोसेस दैट इज एक्सप्लोसिव वेल्डिंग. एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में जैसा कि आप देख रहे हैं दो मटेरियल्स जिसको हमें वेल्ड करना है आपस में, तो ये हो गई हमारी टारगेट प्लेट और ये हो गई हमारी फ्लायर प्लेट. तो फ्लायर प्लेट जो है एक्चुअली फ्लाई करते हुए आएगी और टारगेट प्लेट पर आकर वेल्ड हो जाएगी. और जो इसके लिए यूज हो रहा है दैट इज अ एक्सप्लोसिव मटेरियल लाइक TNT, ट्राई नाइट्रो टाउलिन, डायनामाइट या फिर अमोनियम नाइट्राइड को यूज करके. वाई ओनली दीज मटेरियल्स आर यूज बिकॉज दे आर लो वेलोसिटी एक्सप्लोसिव एंड हेंस द एनर्जी कैन बी कंट्रोल्ड. ये प्रोसेस आप कंट्रोल कर सकते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लायर प्लेट एंड द टारगेट प्लेट को कहते हैं स्टैंड ऑफ डिस्टेंस. और स्टैंड ऑफ डिस्टेंस जो होता है 1/4 से लेके 1/2 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द फ्लायर प्लेट होता है. TY इज द थिकनेस ऑफ द फ्लायर प्लेट. रबर स्पेसिंग यूज करते हैं और ऊपर इसके डेटोनेटर लगाते हैं. सो दिस इज अ टाइप ऑफ वेल्डिंग विच इज कॉल्ड एज एक्सप्लोसिव वेल्डिंग. और फाइनली जब ये यहाँ पर आता है देयर इज इंटरलॉकिंग बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन द फ्लायर प्लेट एंड द टारगेट मटेरियल. सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लोसिव वेल्डिंग. नेक्स्ट इज द थर्माइट वेल्डिंग. थर्माइट वेल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ मेनली यूज फॉर रेलवे ट्रैक्स रिपेयरिंग. जो रेलवे ट्रैक्स का जो रिपेयर होता है उनमें जो वेल्डिंग की जाती है इट इज़ मेनली डन बाय थर्माइट वेल्डिंग, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन बी प्रोड्यूस्ड. सो थर्माइट मिक्सचर इज हीटेड इन अ क्रूसिबल अप टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसे हीट करेंगे एंड एट दिस टेम्परेचर थर्माइट रिएक्शन विल टेक प्लेस. ड्यू टू दिस मोर हीट विल बी प्रोड्यूस, और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और इसी हीट्स को यूटिलाइज करके हम लोग जो हमारे आयरन के ट्रैक्स होते हैं उसको मेल्ट कर देंगे और मेल्टिंग करने के बाद जो बीच में गैप होगा उसमें हम लोग उसे फिल कर देंगे. सो बाय मेल्टिंग द बेस मटेरियल molten weld pool will be produced and it will be allowed to solidify to produce a solid joint. Al3O4 will be acting as a slag. यहाँ पर Al3O4 will be acting as a slag और जो हमारा CuO2 एल्यूमिनियम और Cr2O3 एल्यूमिनियम ये होगा हमारा थर्मिट मिक्सचर है, थर्माइट मिक्सचर हो जाएगा ये. और मैग्नीशियम रॉड को इग्नाइट करा जाता है और थर्माइट मिक्सचर को इग्नाइट करने के बाद बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, दिस इज देखिए 3 मेगाजूल पर मोल ऑफ हीट इज इवॉल्व, मतलब इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा. नेक्स्ट वी कम टू द इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग. इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग इज डन इन द वर्टिकल पोजिशन. वैसे वेल्डिंग जो है उसे 3 तरीकों से और क्लासीफाई किया जा सकता है. एक होता है फ्लैट वेल्डिंग, एक होता है हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग, एक होता है वर्टिकल वेल्डिंग. तो फ्लैट वेल्डिंग में वी आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग द ग्रेविटी इफेक्ट, बट यहाँ पर ग्रेविटी इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है और लीनियर वेल्डिंग स्पीड रखी जाती है और जिसकी यूनिट हो जाएगी mm/सेकेंड. हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग में वी विल डू द वेल्डिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, whereas इन द वर्टिकल वेल्डिंग में या तो अपवर्ड कर सकते हैं या तो डाउनवर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो जनरली प्रेफर्ड है दैट इज द अपवर्ड वेल्डिंग, क्योंकि डाउनवर्ड में हमारा डिसकंटिन्यूटी ज़्यादा आ जाती है, इसलिए वी आर मेनली प्रेफरिंग द अपवर्ड वेल्डिंग. यहाँ पर क्या है, थिकनेस इज जनरली ग्रेटर देन 75 mm. 2 प्रिंसिपल्स आर यूज, इलेक्ट्रिक आर्क एंड रेजिस्टेंस. दोनों ये इकलौती ऐसी वेल्डिंग है जहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस दोनों ही टाइप के वेल्डिंग प्रिंसिपल्स यूज कर देंगे. एंड इट इज यूजिंग अ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा वो कंज्यूम हो जाएगा, हीट इफेक्टेड जोन हमारा इसमें ज़्यादा हो जाएगा. हीट किस हिसाब से जनरेट हो रही है, बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दैट इज I²RT एंड R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द स्लैग. और पोलैरिटी क्या होगा, इंक्रीज इन द वेल्ड डिपोजिशन रेट, जैसे कि हमने पढ़ा कि रिवर्स पोलैरिटी और डायरेक्ट पोलैरिटी, उसी के हिसाब से हमारा, क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन करना है तो हम वही देख लेंगे कि हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी होनी चाहिए कि हमारी रिवर्स पोलैरिटी होनी चाहिए. फॉर वेल्डिंग ऑफ लार्ज साइज प्लेट्स अलॉन्ग द एजेस दिस टेक्निक इज यूज्ड. अलॉन्ग द एजेस हम जब करते हैं तब इसे यूज करेंगे. आर्क इज जनरेटेड बिटवीन अ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड अ वर्क पीस. By melting the material on electrode and workpiece, liquid metal can be produced. By adding flux, material slag is produced. मतलब flux को ऐड करके फिर हम लोग उसका slag भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग. यहाँ पर हमारा जो रिएक्शन है, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को तोड़ के 2 एटॉमिक हाइड्रोजन्स में बनाया जाएगा. ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, इसमें हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी. लेकिन ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन जब हमारे सरफेस पर आएगी एंड इट विल कूल डाउन एंड देन इट विल रिकम्बाइन टू फॉर्म H2, और इसके रिकॉम्बिनेशन से जो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी वो हो जाएगा हमारा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन.
और इसी रिएक्शन से जो हीट निकले इसी को हम लोग वेल्डिंग पर्पस में यूज कर लेंगे। AC विल बी ओनली यूज जनरेशन, अगर यहाँ पर हमें AC ही यूज करेंगे बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। और कहाँ यूज होगी? टूल स्टील्स, डाई स्टील्स एक्सेट्रा। यूनिफॉर्म हीटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। नो सप्लाई ऑफ पावर टू द वर्क पीस, इसमें वर्क पीस को कोई भी पावर देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होगा। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रोसेस में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है या कौन सी प्रोसेस में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है। अब जो आया है हमारा मेन टॉपिक, दैट इज आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया, इट कैन बी अ स्ट्रेट पोलैरिटी और इट कैन इवन बी अ रिवर्स पोलैरिटी। तो स्ट्रेट पोलैरिटी में जैसा हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोड होता है इट इज मेड नेगेटिव एंड द वर्क पीस इज मेड पॉजिटिव। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आपकी वर्क पीस पर आ जाएगी, दैट इज 2/3H, और 1/3H अमाउंट ऑफ हीट इज मतलब कमिंग ऑन दी इलेक्ट्रोड। सो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा वर्क पीस है वो ज़्यादा हीट अप हो जाएगा एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर हमारा डिपोजिशन रेट काफ़ी कम होगा क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोड पर हीटिंग बहुत कम आ रही है। रेड लाइन इज एक्चुअली शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस ब्लू लाइन इज एक्चुअली शोइंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस। ये पावर सप्लाई हम लगा देंगे। आर्क लेंथ जो हो जाती है 0.5 से 1.5D, वेयर D इज द डाया ऑफ द इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, मतलब यहाँ पर ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज, इसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं आर्क वेल्डिंग में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है इट इज एक्चुअली एक्टिंग एज द मेन सोर्स ऑफ हीट। और आर्क लेंथ जो होनी चाहिए हमारी शुड बी ऑप्टिमम सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू स्ट्राइक द वर्क पीस विदाउट लूजिंग देयर एनर्जी ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। अब आपस में इलेक्ट्रॉन्स में भी कोलिजन हो सकता है और इस कोलिजन के कारण उनकी एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो सकती है। तो हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड ना कर पाए। ठीक है, सो इनिशियली atomic gas between the workpiece and the electrode is present and after some time it is converted into plasma. Plasma जो है हमारा it is the fourth state of matter और fifth state जो है वो हमारा Bose-Einstein condensates होता है। तो हम लोग जनरली अपने लोअर लेवल तक सिर्फ 3 ही states of matter के बारे में पढ़ते हैं, that is solid, liquid and gas, whereas plasma and Bose-Einstein condensate is the fourth and the fifth state of matter. यहाँ पर हमारा कैथोड को नेगेटिव बना देते हैं और पॉजिटिव बना देते हैं हमारा एनोड, दैट इज द वर्कपीस। जैसा कि आपने इस डायग्राम में देखा, एनोड दैट इज द वर्कपीस इज मेड एज पॉजिटिव एंड कैथोड इज मेड एज नेगेटिव। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड एट द वर्कपीस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड एट द कैथोड। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव आयंस बट बोथ हैव द सेम मोमेंटम। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव आयंस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मोमेंटम दोनों का सेम हो जाता है। ठीक है, सो मोर हीट इज जनरेटेड ऑन द एनोड, मतलब वर्कपीस पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट होगी 2/3 टाइम्स H। H जो है वो टोटल हीट जनरेटेड है, उसका 1/3 जो होगा वो हमारे वर्कपीस पर आ जाएगा और 1/3 जो होगा वो हमारे कैथोड पर आ जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोड पर आ जाएगा। For specific concentrations of heat and electrode or workpiece, we use the DC arc welding technique. However, DC arc welding technique को भी हम लोग use कर सकते हैं। So here comes a DC arc welding technique. Straight polarity. Straight polarity का मतलब है हमारा electrode जो होगा it is made negative and here the workpiece is made as positive. तो जो positive है उस पर ज़्यादा amount of heat generate हो जा रही है, that is 2/3H, और यहाँ पर हो जाएगी 1/3H। तो heat जैसे जैसे बढ़ती है, हाई थिकनेस एंड मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हीट ज़्यादा जनरेट हो रही है और अगर हमने कम थिकनेस या कम मेल्टिंग पॉइंट वाला यूज कर लिया वो तो पूरा का पूरा ही पिघल जाएगा। सो DCSP मीन्स डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव भी इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो व्हेन द इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टैक्ट विद द वर्कपीस ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट, आर्क विल बी जनरेटेड। शॉर्ट सर्किट कारण हमारी आर्क जनरेट होगी। ठीक है, in order to continue the arc some gap is maintained between the electrode and the workpiece। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें गैप मेंटेन करके रखते हैं। This is known as the arc length. Due to the movement of electrons from the cathode to the anode, two-thirds of the heat will be generated at the anode, which is the workpiece, and due to the movement of the positive ions from the anode to the cathode, 1/3 of the heat will be generated on the cathode. Between the electrode and the workpiece, atmospheric, यहाँ पर हमारे atmospheric air present होगी which will be ionized and it will be converted into plasma.
So in AC arc welding, due to continuously changing of polarity, uniformly heat will be provided on the workpiece and the electrode. अब क्योंकि क्या होगा, एक बार ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक बार ये नेगेटिव, एक बार ये नेगेटिव, एक बार ये पॉजिटिव, तो यूनिफॉर्म दोनों पर हीट जाएगी इन केस ऑफ द AC arc welding. In order to concentrate more heat on the electrode or the workpiece, DC arc welding can be used. अगर हमें पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोड पर या तो कैथोड या तो एनोड पर अगर हमें हीट चाहिए, देन वी डेफिनेटली हैव टू यूज द डीसी आर्क वेल्डिंग, क्योंकि डीसी आर्क से ही हम हीट को कॉन्सेंट्रेट करा सकते हैं. अगर एसी ले लिया तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटीज चेंज होती रहेंगी एंड हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी चेंज होता रहेगा. नाउ वी कम टू द रिवर्स पोलैरिटी. रिवर्स पोलैरिटी में मेनली क्या हो रहा है, हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड एट द कैथोड एंड एनोड पे हमारा लेस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है. तो क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोड जो ऊपर है उस पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो जाएगी, सो इट विल अंडरगो मेल्टिंग. सो यहाँ पर हमारा लेस थिकनेस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका वर्कपीस पे हीट ज्यादा जनरेट नहीं हो रही. और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी लेस होगा, क्योंकि यहाँ पे पेनिट्रेशन से ज्यादा डेपोजिशन पर ध्यान दिया जाएगा. More temperature on the electrode, so more deposition rate, and weld deposition rate is also more. Some energy is lost due to the collisions between the positive and the negative ions, वो तो definitely हम देख ही रहे हैं कि वो तो होगा ही होगा. Less thickness and less material should be deposited, तो welding speed ज़्यादा. अगर आपको less thickness use कर रहे हैं तो less material should be deposited हो जाएगा and welding speed should be high. And these are the differences between the straight and the reverse polarity that we have already discussed. Now the next we come to the welding techniques. In the welding techniques we are actually using two types of current, or we can say relationships. The first is constant voltage and the other one is constant current. तो constant current में हमारा जो हो जाएगा V versus I graph would be a curve. Okay, so delta I is very small or it is almost constant, and this type of characteristics are called as the droop characteristics. So we are having VA is equals to A plus B into LA. So this is actually the equation of a straight line. So यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा जो ग्राफ है it is like a curve. So ये हो गया constant current type. And the next type of characteristics that is used in the welding technique is the constant voltage type. So in the constant voltage type, or it is also called as a linear or the straight or automatic welding technique, it is very sensitive. So constant voltage type is very sensitive. Delta I is very high for the small change in voltage. अगर voltage में छोटा सा भी change हो गया then उसका corresponding delta I जो हो जाएगा very high हो जाएगा, and this is actually a straight line. Graph is almost a straight line. So constant current type में क्या हो जाएगा, for a small change in the arc voltage the corresponding change in the current will be very small. ठीक है, and this will be used in manual arc welding technique. Whereas if we talk about the constant voltage type, तो ये हमारा automatic welding technique के लिए यूज होगा. और अगर थोड़ा भी आपका वोल्टेज में आर्क वोल्टेज में चेंज हुआ तो इट विल बी प्रोड्यूसिंग अ वेरी लार्ज कंसिडरेबल चेंज इन द करंट. और इस पे दो हमारी टेक्निक्स होती हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट. तो ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है, इट इज द मैक्सिमम रेटेड वोल्टेज बिटवीन द ओपन टर्मिनल्स अंडर नो लोडिंग कंडीशन. जब कोई भी लोडिंग नहीं दी जाएगी या कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, इट इज द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू जनरेट द आर्क अंडर नो लोडिंग कंडीशन. इट इज जनरली 80 to 90 वोल्ट्स हो जाता है. और शॉर्ट सर्किट करंट क्या है, इट इज द मैक्सिमम करंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द आर्क जनरेशन. तो आर्क जनरेशन के टाइम जो हमें मैक्सिमम करंट की रिक्वायरमेंट होगी दैट वुड बी कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट करंट. और जो हमारा VA इज इक्वल्स टू A प्लस B टाइम्स LA वाला जो इक्वेशन था, तो LA क्या था, उसमें हमारा आर्क लेंथ था, VA वॉज द आर्क वोल्टेज. और ये देखा गया है जैसे जैसे हमारी आर्क लेंथ बढ़ती जाएगी आर्क वोल्टेज भी बढ़ेगा, और वोल्टेज बढ़ेगा देन करंट विल डिक्रीज. और अगर करंट हमारा डिक्रीज हो गया तो हमारा डिपोजिशन भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा. तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है. ठीक है, तो वेल्डिंग मशीन्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया. टाइप ऑफ वेल्डिंग मशीन्स में हमारा कांस्टेंट करंट टाइप आता है और कांस्टेंट वोल्टेज टाइप आता है. और नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो कांस्टेंट करंट टाइप में जो VA इज इक्वल्स टू A प्लस B LA, इस इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया. और जो नेक्स्ट ग्राफ आप ये देख रहे हैं, ये वाला, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग, ये है x अपॉन A प्लस वाई अपॉन B इज इक्वल्स टू 1. इस टाइप की इक्वेशन है. और एक्चुअली यहाँ से जो ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये I अपॉन IS प्लस V अपॉन V नॉट इज इक्वल्स टू 1. यही इक्वेशन हमें ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में यूज करनी होगी जब हम नेक्स्ट अपना आगे न्यूमेरिकल करेंगे.
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टेबल आर्क के केस में Vp इज इक्वल टू Va, Vp P इज करस्पॉन्डिंग टू द पावर सोर्स एंड A इज करस्पॉन्डिंग टू द आर्क लेंथ। तो अगर पावर सोर्स है देन वी विल यूज I अपॉन IS प्लस V अपॉन V नॉट इज इक्वल टू 1, और आर्क के लिए VA इज इक्वल टू A प्लस B टाइम्स LA हम लोग इक्वेशन यूज कर लेते हैं। So now we will be discussing about the certain numericals which are very very important और जनरली पूछे भी जाते हैं। So the first numerical is the arc voltage characteristics are given as VA is equals to 24 plus 4 LA। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कैपिटल A की वैल्यू 24 है और B की वैल्यू हमारी 4 है, ओके। And the power source can be assumed as a straight line with V naught. V naught has been given and IS has been given, that is short circuit current of 600 amperes. Determine the optimum arc length and the maximum power. इसमें हमने किया क्या है, we have simply applied the equation I upon IS plus V upon V naught is equals to 1. So यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V naught minus I upon IS into V naught. तो V की वैल्यू जो रख देंगे ये हो जाएगी हमारी V नॉट की वैल्यू क्या है 80, ऊपर से हम देखिए द वैल्यू ऑफ V नॉट हैज बीन गिवन एज 80 एंड IS हैज बीन गिवन एज 600। एक इक्वेशन ये हो गई ये, और आपको पता है स्टेबल आर्क जनरेशन के लिए Vp इज इक्वल टू VA, और VA की वैल्यू ये दे दी गई है, Vp की वैल्यू आपकी यहाँ से ऑब्टेन हो गई, दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको I की वैल्यू मिल जाएगी, I इज इक्वल टू 420 माइनस 30 LA, और आपको पता है पावर इज इक्वल टू V इंटू I, ठीक है। तो V क्या है, ऊपर से देखेंगे 24 प्लस 4 LA, V क्या है यहाँ पे एक्चुअली V ऑफ द आर्क वोल्टेज वाला रखेंगे, और I यहाँ करंट निकाल लीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर लगाएंगे अपना मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। तो LA की वैल्यू से करस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे, और LA की जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4 mm। तो LA की वैल्यू 4 mm जब रख देंगे तो वी विल ऑब्टेन द पावर एज 12 किलोवाट्स। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है कि I अपॉन IS प्लस P अपॉन V नॉट इज इक्वल टू 1, एक ये इक्वेशन है, और पावर इज इक्वल टू VI जो है ये V LA वाला रखेंगे मतलब आर्क लेंथ वाला, और I भी रखेंगे आर्क लेंथ वाला। तो सबसे पहले हमने क्या करा है कि करंट एंड वोल्टेज फ्रॉम द पावर सोर्स इज इक्वल टू द आर्क वोल्टेज एंड करंट करके हमने एक ये जो पावर है उसका रिलेशन निकाल लिया, और देन वी हैव डन मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा को जब हम लोग यूज करेंगे एंड वी विल डिफरेंशिएट पावर विद रिस्पेक्ट टू द आर्क लेंथ, सो वी विल ऑब्टेन आर्क लेंथ एज 4 mm एंड द पावर करस्पॉन्डिंग टू दैट आर्क लेंथ इज कमिंग आउट टू बी 12 किलोवाट्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो IP दिया हुआ इट इज एक्चुअली गिवन एज IP स्क्वायर, ये क्या है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पावर सोर्स, IP स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 600 इंटू V माइनस 60। नाउ सिंस इट इज अ गिवन इक्वेशन इज ऑफ अ पैराबोला, तो हियर जो होगा हमारा कांस्टेंट करंट टाइप मशीन हो जाएगी, whereas जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें कांस्टेंट वोल्टेज टाइप मशीन हो गई थी, और आर कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन एज IA इज इक्वल्स टू 20 इंटू V माइनस 16। सो यहाँ पर हमें इस फॉर्म में लाना है I अपॉन IS प्लस P अपॉन V नॉट इज इक्वल्स टू 1, और स्टेबल आर्क कंडीशन में IP बराबर IA हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट करंट टाइप सिचुएशन हो गया। तो यहाँ से हमने जो है IA इज इक्वल्स टू 20 इंटू V माइनस 16 से वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ V, यहाँ से हमने V का वैल्यू इवेल्युएट कर लिया, और I अपॉन IS प्लस V अपॉन V नॉट इज इक्वल टू 1 तो हमें याद ही रखनी है। तो IP स्क्वायर, क्योंकि IP बराबर IA है बिकॉज ऑफ द स्टेबल आर्क कंडीशन, देयरफॉर अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, इफ वी स्क्वायर बोथ द साइड देन वी विल ऑब्टेन IP का स्क्वायर, तो आपको दिया ही हुआ है, और IA की भी वैल्यू आपको ऊपर दी ही गई है, IP की वैल्यू है 20 इंटू V माइनस 16। तो दोनों के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो वी विल, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, वी विल ऑब्टेन 2 वैल्यूज ऑफ वोल्टेज, ठीक है। अगर V की वैल्यू 7.09 रखेंगे तो IA नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर V की वैल्यू हो जाएगी 23.4 वोल्ट्स। सो यहाँ V की वैल्यू 23.4 रख के वी विल नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज विच इज कमिंग आउट टू बी द करंट IA, दैट इज द आर्क करंट 148 एम्पियर। अब ये 148 एम्पियर आ गया, और पावर इज इक्वल टू V इंटू I। V आप निकाल ही चुके हैं, उसे इस करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर वी विल ऑब्टेन द पावर एज 3.46 किलोवाट। ओके, नेक्स्ट जो हमें अब क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें जो आर्क वोल्टेज है, आर्क वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय VA इज इक्वल्स टू 20 प्लस 4 LA। सो यहाँ से हमें ये देखकर पता चल रहा है इट इज अ कांस्टेंट वोल्टेज टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स।
आर्क लेंथ इन वेल्डिंग प्रोसेस चेंजेस बिटवीन 4 mm to 6 mm, मतलब इनिशियली 4 mm थी, फिर उसको हमने 6 mm कर दिया, एंड करस्पॉन्डिंग वेल्डिंग करंट चेंजेस फ्रॉम 550 टू 450 एम्पियर। अब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कौन सी वोल्ट मतलब कौन सी लेंथ के करस्पॉन्डिंग कौन सा करंट आएगा। मैंने आपको बताया अगर आर्क लेंथ ज्यादा होगी तो वोल्टेज ज्यादा होगा और करस्पॉन्डिंगली करंट कम होगा, मतलब कम आर्क लेंथ के करस्पॉन्डिंग करंट ज्यादा होगा और ज्यादा आर्क लेंथ के करस्पॉन्डिंग करंट कम होगा। तो मतलब जब हमारी LA 4 mm था तो I वुड बी 550, और जब LA 6 mm था तो I वुड बी 450 mm। बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें यहाँ पर देखना है, बाकी तो पूरी प्रॉब्लम एकदम रद्दी है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। तो वही स्टेबल आर्क कंडीशन में VA इज इक्वल टू VP हो जाता है, और वही हमारी इक्वेशन I अपॉन IS प्लस V अपॉन V0 इज इक्वल टू 1 में सबसे पहले V की वैल्यू निकाल ली, और V की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले V1 जो हो जाएगा करस्पॉन्डिंग टू I1, फिर V2 निकालेंगे करस्पॉन्डिंग टू I2, और जो VA1 है वुड बी 20 प्लस 4 LA1, और V2 जो है वुड बी 20 प्लस 4 LA2। तो VA1 है 36 वोल्ट्स, VA2 है 44 वोल्ट्स। तो यहाँ से आपको जब अब हम सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार हम यहाँ रख देंगे 36, एक बार यहाँ रख देंगे हम 44 जो हमने यहाँ से ऑब्टेन किया है, और V0 माइनस 550 अपॉन IS, और 4 ये I जो है हमारा I1 यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे I2। तो V0 हमारा जब हम सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी 80 volts and IS is coming out to be 1000 ampere। So यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा था। नेक्स्ट वी कम टू दी अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मेल्टिंग एफिशिएंसी। सो मेल्टिंग एफिशिएंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ईटा एम, और ये जो AB है एरिया ऑफ द बीड इज इक्वल्स टू B इंटू टी, वेर B इज द विड्थ ऑफ द वेल्ड बीड एंड T इज द थिकनेस ऑफ द वेल्ड बीड, और आपको पता है पावर इज इक्वल्स टू V इंटू I होता है। तो इस डायग्राम में अगर आप देखें ईटा H जो है हमारी हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी से सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी हीट पूरी दी जाएगी पूरी की पूरी हो सकता है हीटिंग में यूज ना हो, तो कितनी हीट दी गई उसमें से कितनी हीट यूज हुई, वहीं से हमारा कॉन्सेप्ट अराइज हुआ हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी का। HM is the heat required to melt and HS is the heat supplied। डेफिनेटली हीट सप्लाइड आप ज्यादा करोगे, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट हो सकता है कम रिक्वायर्ड हो। तो A इंटू V मतलब जो एरिया इंटू वेलोसिटी है इट इज इक्वल टू वॉल्यूम पर टाइम हो जाएगा। तो HS मतलब अमाउंट ऑफ हीट विच बी सप्लाइड विच इज इक्वल टू VI अपॉन AB इंटू V। AB is the area of the weld bead into V is the velocity of welding into eta H heat transfer efficiency। और हीट सप्लाइड की जो यूनिट है वो जूल पर mm क्यूब आएगा, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम बेसिस पे हम लोग बताएंगे। तो HS जो हो जाएगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, HS कैन ऑल्सो बी रिटन एज VI अपॉन V इंटू हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, और अगर पर यूनिट लेंथ के बेसिस में हम बता रहे हैं। और हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग वुड बी MC डेल्टा T प्लस M इंटू L, और मेल्टिंग एफिशिएंसी वुड बी हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग अपॉन हीट रिक्वायर्ड और अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। तो ये हो जाएगा HM अपॉन VI अपॉन AB इंटू V इंटू ईटा H। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मुलेज हैं उनको मैंने पहले से ही आपके लिए बॉक्स में इनबॉक्स कर रखा है ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, बिकॉज हमें यही जो फॉर्मुले हैं यही रिमेंबर करके सारे क्वेश्चंस करने, और इन्हीं क्वेश्चन मतलब फॉर्मुलेज पे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक बार फिर से हम अपने सारे फॉर्मुलेज देखते हैं। जो ईटा H है इट इज द हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, HM इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग दैट इज जूल पर मिलीमीटर क्यूब, और HS इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड वुड बी V इंटू I जो है हमारा दैट इज पावर अपॉन एरिया ऑफ द बीड इंटू द वेलोसिटी ऑफ वेल्डिंग होल इंटू हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी। ये हो जाएगी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, और ये दिया हमारी जूल पर mm क्यूब मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में। और इसमें अजम्पशन क्या है, वी आर अज्यूमिंग द आइडियल केस, ठीक है। मतलब जितनी की पूरी हीट सप्लाई करेंगे पूरी की पूरी उतनी ही हीट आपकी यूटिलाइज हो जाएगी फॉर मेल्टिंग। फॉर पर यूनिट लेंथ अगर आप बात करें तो VI अपॉन वेलोसिटी इंटू हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर पर यूनिट लेंथ बेसिस पे है तो नीचे एरिया से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग वुड बी MC डेल्टा T, ये तो हमारा वही वाला हीट वाला फॉर्मूला हो गया, प्लस M इंटू L वेर L इज द लैटेंट हीट,
ठीक है। तो मेल्टिंग एफिशिएंसी वुड बी हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग अपॉन हीट सप्लाइड। अब आपको पता है कोई भी एफिशिएंसी हमेशा 100% से कम होगी, इसीलिए न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा ही होगा, तभी आपकी एफिशिएंसी वुड कम आउट टू बी लेस देन 100%। तो अगर आपका HM इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन HS, तो मतलब वहां समझ लीजिए कि कोई ना कोई आपसे कैलकुलेशन एरर हो रही है और आप अपनी गलती को सुधार लीजिए, नहीं तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी रॉन्ग, क्योंकि एफिशिएंसी 100 से ज्यादा आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो now we shall be discussing about one more thing, that is gas welding। एक ही हमारा रह गया था। तो गैस वेल्डिंग में क्या है, हमारा ऑक्सी एसिटिलीन सिलेंडर होता है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होती है जहां ऑक्सीजन और एसिटिलीन को यूज करते हैं। ऑक्सीजन और एसिटिलीन के सिलेंडर्स अलग अलग होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, वेरएज जो हमारी एसिटिलीन का होता है वो मरून रंग का सिलेंडर होता है, ठीक है। अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता क्या है, इनमें दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं और इग्नाइट करते हैं, देन अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज कमिंग आउट। सो इस हीट को यूज करके वी आर एक्चुअली यूजिंग द वेल्डिंग एक्शन। सो ये एसिटिलीन बनाएंगे कैसे, एसिटिलीन हम लोग एसीटोन से बनाते हैं, सॉरी भी एसीटोन से बनाते नहीं, एक्चुअली इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एसीटोन, ठीक है। तो एसीटोन में हम लोग इसे स्टोर कर लेते हैं और ये मेन रिएक्शन है। C2H2 plus 5 times O2 will give you 2CO2 plus H2O plus delta H. So 1 mole of acetylene is producing 2.5 moles of or consuming 2.5 moles of oxygen। यहाँ पर अगर हमारी मोल एनालिसिस लगाए और गेल-लुसाक लॉ के अकॉर्डिंग ये 1 पार्ट है, ये 2.5 पार्ट है, ये 2 पार्ट है। वाटर जो है हमारा उसको कंसिडर नहीं करते, उसकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो 1 मोल ऑफ एसिटिलीन इज एक्चुअली रिक्वायरिंग 2.5 मोल्स ऑफ O2 फॉर इट्स कंबस्टन। और अब टाइप्स ऑफ फ्लेम्स की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 टाइप्स ऑफ फ्लेम्स ऑब्टेन होंगे, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड कार्बुराइजिंग फ्लेम। तो न्यूट्रल फ्लेम जो है इट इज जनरली यही हम लोग यूज करेंगे। और न्यूट्रल फ्लेम की क्या खासियत होगी, इसमें हिजिंग साउंड आएगी, हिस, ऐसे जैसे सिलेंडर में से गैस लीक होती है वैसे टाइप की इसमें साउंड आएगी। और इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों का जो रेशियो होगा इट इज 1:1, इसीलिए हमने इसे न्यूट्रल फ्लेम का नाम दिया, इट इज न्यूट्रल। और इसका जो टेम्परेचर हो जाता है इट इज अबाउट 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ द इनर कोन और द टेम्परेचर ऑफ द कोन इन केस ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग फॉर न्यूट्रल फ्लेम। तो इनर का हो जाएगा 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, आउटर का हो जाएगा 1275 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्योंकि न्यूट्रल है देन द वॉल्यूम ऑफ O2 एंड C2H2 इज 1:1। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो है इट विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय रोरिंग साउंड, इस टाइप की गुर्र गुर्र टाइप की साउंड आएगी, रोरिंग साउंड। और इसमें हमारा जो टेम्परेचर हो जाएगा या फ्लेम का कलर है वो हो जाएगा व्हाइट। और ऑक्सीजन इज टू एसिटिलीन 1.15:1.5, मतलब यहाँ पर हम एसिटिलीन ज्यादा यूज कर रहे हैं और जो हमारा ऑक्सीजन है उसे हम यूज कर रहे हैं कम। O2 इज 1.15, इसका जो रेशियो होता है 1.15 से लेके 1.5 तक होता है। एक्चुअली यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा यूज करी गई बिकॉज इट इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 है तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है और हमारी एसिटिलीन कम है। रेशियो क्या हो जाएगा 1.15 से लेके 1.5 तक बाय वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा और 3200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज कार्बुराइजिंग फ्लेम। कार्बुराइजिंग फ्लेम में हमारा जो टेम्परेचर ऑफ द, इसमें एक इंटरमीडिएट फ्लेम भी होता है, वो रेड हो जाएगा, ठीक है। और O2:C2H2 का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 0.85 से लेके 0.95, मतलब यहाँ पर एसिटिलीन ज्यादा अमाउंट में यूज होगा और ऑक्सीजन कम अमाउंट में यूज होगा। और C2H2 मोर है और लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है, अनबर्न्ड कार्बन विल बी देयर, ठीक है, कुछ ना कुछ अनबर्न्ड कार्बन होगा क्योंकि ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में आप सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इनिशियली इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और इस प्रोसेस में जनरली हम लोग कोई भी फ्लक्स मटेरियल यूज नहीं करते, जनरली हम लोग कोई भी यूज नहीं करेंगे। अब जैसे कि आपने रिएक्शन में देखा था कि 1 मोल ऑफ C2H2 इज रिक्वायरिंग 2.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 2.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है उसमें से जो 1 मोल होगा, 1 मोल तो आपका सिलेंडर में से ऑब्टेन होगा, लेकिन 1.5 मोल जो होगा दैट विल बी ऑब्टेन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि याद रखना है कि 1 मोल आपका ऑब्टेन होगा सिलेंडर से और बाकी का बचा हुआ 1.5 विल बी ऑब्टेन फ्रॉम द
एटमॉस्फेयर. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स. उसका टेम्परेचर आपको याद रखना है, उसका कलर आपको याद रखना पड़ेगा, और हर में रेशियो भी याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या रेशियो हो सकता है. ठीक है, तो ये रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो हमारा ये भी याद रखना पड़ेगा कि न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम या फिर कार्बोनाइजिंग फ्लेम किस किस मटेरियल के लिए यूज होगा. तो न्यूट्रल फ्लेम इज जनरली यूज फॉर लो कार्बन स्टील्स एंड अल्यूमिनियम. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स कॉपर, जिंक एंड ब्रास, एंड कार्बोनाइजिंग फ्लेम्स विल बी यूज फॉर हाई कार्बन स्टील्स एंड निकल. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये चीज पूछी जा चुकी है. एंड दिस इज एक्चुअली अ गैस, ये है कटिंग प्रोसेस है, इट इज नॉट अ मेल्टिंग प्रोसेस. यहाँ पर मेल्टिंग बिल्कुल नहीं होती, इट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ कटिंग प्रोसेस. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस पर कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और काफी क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वेल्डिंग पोर्शन. वी होप कि आपको हमारे लेक्चर्स काफ़ी पसंद आ रहे होंगे. तो आप हमें अपना वैल्यूबल फीडबैक देते रहिए और हमसे अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करते रहिए ताकि आपका जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहें. आप अपने डाउट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे पूछ सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज पर भी पूछ सकते हैं. हमारा फेसबुक पेज भी है बाय द नेम ऑफ वी आर मेगजोन करके. और आप हमारे चैनल के बारे में दूसरों को भी बताइए सो दैट अदर पीपल्स आर ऑल्सो बेनिफिटेड बाय आवर चैनल. और क्योंकि हमारे चैनल पे ऑल द स्टडी मटेरियल, ऑल वीडियो लेक्चर्स आर अवेलेबल एब्सोल्युटली फॉर फ्री. कोई भी पैसा आपको नहीं देना है, सारा का सारा स्टडी मटेरियल और क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किए जा रहे हैं. सो थैंक यू फॉर टुडे एंड वी शैल बी सून स्टार्टिंग विद थ्योरी ऑफ मशीन्स ऑल्सो. सो थैंक यू सो मच.